हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 12 है जो हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की थी, कंप्लीट रीजनिंग इन 30 डेज। और आज हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। जो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग टॉपिक है, ये हर बैंक एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी, उसके अलावा एसएससी और आईबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग अगर पढ़ना है तो हमें बेसिकली ये दो साइन आना बहुत जरूरी है, ग्रेटर देन एंड लेस देन। उसके अलावा ये हमें पांचों साइन आने रीजनिंग में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। खैर, ये तो मैं आपको पांचों साइन बता चुका हूं, बट अभी हम बात करेंगे ग्रेटर एंड लेस की। अगर हम ग्रेटर देन या हैवियर देन, टॉलर देन, हाइयर या मोर देन बोलें, इसका मतलब क्या है? ए जो है वो बी से बड़ा है, भारी हो सकता है, लंबा हो सकता है, ऊंचा हो सकता है। उसके अलावा स्मॉलर, लाइटर, शॉर्टर, लोअर या लेस की बात करें, इट मींस ए जो है वो बी से छोटा है, कम ऊंचा है, लंबाई में छोटा है, उसके अलावा हल्का है वजन में। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए होते हैं? स्मॉलर, लाइटर, शॉर्टर, लोअर, लेस। इट मींस कम है वो, ठीक है। इसके अलावा हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी जानना होता है। असेंडिंग ऑर्डर मींस बढ़ता हुआ क्रम एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मींस घटता हुआ क्रम। अब असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें, यानी कि ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है। इट मींस सी सबसे बड़ा है इसमें, ए बी उससे बड़ा है और ए सबसे छोटा है। देखिए यहां पर ए से बड़ा क्या है? बी, बी से बड़ा क्या है? सी। इट मींस हर चीज आगे बढ़ रही है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम हुआ। अब डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस की बात करें, मींस घटता हुआ क्रम। सी जो है वो बी से छोटा है, बी जो है वो ए से छोटा है। ए से छोटा क्या है? बी, बी से छोटा क्या है? सी। यहां पर देखिए ए जो है यहां पर सबसे बड़ा है, उससे छोटा है बी और उससे छोटा है सी। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनसे आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी आएगी। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अंश इज टॉलर देन वंश। जो अंश है वो वंश से लंबा है। वंश इज टॉलर देन आदित्य, यानी कि वंश है वो आदित्य से लंबे हैं। आलोक इज टॉलर देन अशोक एंड अशोक इज टॉलर देन अंश। आलोक जो है वो अशोक से लंबे हैं और अशोक जो है वो अंश से लंबे हैं, यानी कि अशोक यहां पर आ जाएंगे और अशोक से लंबे कौन है? आलोक, यानी कि आलोक यहां पर आ जाएंगे। हु इज शॉर्टेस्ट इन द ग्रुप। अब सबसे छोटा कौन है? तो यहां पर आदित्य सबसे छोटे हुए, क्योंकि आदित्य से बड़े हैं, लंबे हैं अंश, अंश से लंबे हैं, सॉरी आदित्य से लंबे हैं वंश, वंश से लंबे हैं अंश, अंश से लंबे हैं अशोक और अशोक से लंबे कौन है? आलोक। तो आदित्य यहां पर सबसे छोटे हुए। चलिए आगे देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन्स कमल इज टॉलेस्ट वाइल लता इज शॉर्टेस्ट। अब 5 लोगों का ग्रुप है, इसको करने के 2 तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप टेबल बना के कर लीजिए, क्योंकि 5 लोगों का ग्रुप है, 5 4 3 2 1। इसके अलावा क्योंकि ये 5 लोगों की बात हो रही है, तो यहां पर कमल सबसे बड़े हैं, कमल यहां पर आ जाएंगे और उनसे छोटे फिर 4 लोग और भी तो होंगे, 1 2 3 4। लता सबसे छोटी है, यानी कि लता यहां पर आ जाएंगी, सबसे छोटी हैं। अगर हम इस टेबल की बात करें तो कमल सबसे लंबे हैं, यानी कि कमल यहां पर आ गए, और जो लता है वो सबसे छोटी है, यानी कि लता यहां पर आ जाएंगी। रश्मि इज शॉर्टर देन कमल। जो रश्मि है वो कमल से छोटी है, बट टॉलर देन वंदना एंड प्रेम। तो रश्मि की हमें पोजीशन पता चल गई कि रश्मि कमल से छोटी हैं, रश्मि यहां पर आ जाएंगी। उनसे छोटे 2 लोग और हैं, यानी कि रश्मि यहां पर आ जाएंगी। अब अगर हम प्रेम और वंदना की बात करें, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वंदना और प्रेम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन लंबा है और कौन छोटा है। प्रेम इज सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। अब प्रेम की अगर हमें पोजीशन पता चल गई है, प्रेम सबसे छोटे हैं सेकंड नंबर के, तो प्रेम यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि प्रेम कौन है? सेकंड शॉर्टेस्ट है, दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है। तो वंदना की पोजीशन अपने आप हमें पता चल गई, वंदना 3rd नंबर पे आ जाएंगी। 3rd हाईएस्ट एंड थर्ड टॉलेस्ट एंड 3rd शॉर्टेस्ट, BANDANA, वंदना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज द 3rd टॉलेस्ट इन द ग्रुप। अब 3rd टॉलेस्ट कौन है? सबसे ऊंचा, सबसे लंबा कौन है? कमल, कमल से छोटे कौन है? रश्मि, रश्मि से छोटी कौन है? वंदना। तो 3rd टॉलेस्ट क्या हुई? वंदना। अगर इसमें भी हम देखें, कमल सबसे लंबे हैं, रश्मि उनसे छोटी हैं और वंदना 3rd नंबर पर छोटी हैं और 3rd नंबर पर लंबी भी हुई। सो आंसर इज वंदना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? विकास इज मोर
कॉम्पिटेंट देन केशव, जो विकास है वो केशव से ज्यादा सक्षम है। शिव इज लेस कॉम्पिटेंट देन आशु बट मोर कॉम्पिटेंट देन केशव, जो शिव है वो आशु से, शिव जो है वो आशु से लेस कॉम्पिटेंट है, यानी कि आशु ज्यादा कॉम्पिटेंट होंगे, यानी कि ज्यादा सक्षम आशु होंगे शिव से, लेकिन जो शिव है वो केशव से ज्यादा कॉम्पिटेंट है, यानी कि केशव यहां पर आ जाएंगे। आगे क्या दिया हुआ है, विकास इज लेस कॉम्पिटेंट देन शिव, विकास जो है वो शिव से भी लेस कॉम्पिटेंट है, यानी कि शिव यहां पर आ जाएंगे और आशु सबसे कॉम्पिटेंट यानी कि सबसे ज्यादा सक्षम हो जाएंगे उस ग्रुप में। पूछा क्या है, हु इज मोस्ट कॉम्पिटेंट इन द ग्रुप, तो आशु सबसे ज्यादा सक्षम है और केशव सबसे कम सक्षम है इस ग्रुप में। तो आशु, शिव, विकास एंड केशव। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, सुनील इज हैवियर देन अभिनव, जो सुनील हैं वो अभिनव से भारी हैं, बट नॉट हैवियर एज राजीव, इट मींस राजीव ज्यादा भारी हैं किससे, सुनील से, क्योंकि सुनील राजीव जितने भारी नहीं है। अभिनव इज हैवियर देन जयेश, जो अभिनव हैं वो जयेश से भारी हैं, यानी कि जयेश यहां पर आ जाएंगे। काशी इज हैवियर देन सुनील, जो काशी हैं वो सुनील से तो ज्यादा भारी हैं, बट नॉट हैवियर एज राजीव, लेकिन राजीव से कम भारी हैं। तो फाइनल अरेंजमेंट क्या होगी, राजीव के बाद आएंगे काशी, उनसे हल्के हैं सुनील, सुनील से हल्के हैं अभिनव, और अभिनव से हल्के कौन है, जयेश। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जयेश से भारी अभिनव है, अभिनव से भारी सुनील है, और सुनील से भारी काशी है, और काशी से भारी कौन है, राजीव। पूछा क्या है, हु इज द हैवीएस्ट, सबसे भारी कौन है यहाँ पर, राजीव। चलिए देख लेते हैं, राजीव, काशी, सुनील, अभिनव एंड जयेश, सबसे भारी कौन है, राजीव। चलिए अब कल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि इनइक्वालिटी के, कल के नहीं आई थिंक परसों के क्वेश्चंस हैं, जो इनइक्वालिटीज के मैंने दिए थे। चलिए इनको बनाते हैं। कंक्लूजन को अगर हम देखें, पी बी एंड पी बी, यहां पर देखिए दोनों वर्ड सेम है, यानी कि पी और बी हैं। अब ईदर और केस में इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए, अगर नीचे जो वर्ड है, जो लेटर है, वो अगर सेम नहीं है, सेम पोजीशन में नहीं है, तो आप उनको सेम पोजीशन में बनाइए। देखिए P को P की जगह लाइए और B को B की जगह लाइए। अब यहां पर क्या है, इक्वल टू का साइन है। अब जब ये साइन अपोजिट हो रहे हैं, जब ये लेटर अपोजिट हो रहे हैं, तो साइन भी अपोजिट हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए अब देखते हैं, P को B की जगह जाना है और हर जगह इक्वल टू होना चाहिए। क्या इक्वल टू है, यानी कि ये गलत हो गया। अब P को B के घर जाना है और पूरी जर्नी में किसी एक जगह सैनिटाइजर नहीं होना चाहिए। P C के घर गया, C A के घर गया, A L के घर गया, L O के घर गया, और O कहां गया, B के घर, तो ये भी कंडीशन गलत होगी। अब दोनों कंडीशन गलत हैं, दोनों लेटर सेम है और दोनों साइन अपोजिट हैं, तो ये क्या हुआ, ईदर और केस हुआ। या तो कंक्लूजन 1 ठीक होगा या कंक्लूजन 2 सही होगा। अब दूसरे को देखते हैं, S को E के घर जाना है, S लेकिन अपने घर से ही नहीं निकल पाएगा, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन में P को K के घर जाना है, P O के घर गया, O से फिर A के घर gया और A से K के घर गया, और पूरी जर्नी में हर जगह सैनिटाइजर है, और जो कि चाहिए भी था, तो कंक्लूजन 2 सही हो गया। तो ओनली कंक्लूजन 2 इज राइट। थर्ड को देखते हैं, L को R के घर जाना है और हर जगह पूरी जर्नी में सैनिटाइजर चाहिए, तो L गया U के घर, U गया R के घर, पूरी जर्नी में हर जगह सैनिटाइजर चाहिए था, जो कि इसके पास है। N को F के घर जाना है, लेकिन N अपने घर से ही नहीं निकल पाएगा, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। अगले को देखते हैं, E को T के घर जाना है, E N के घर गया, N O के घर गया और O T के घर गया, तो और पूरी जर्नी में हर जगह सैनिटाइजर चाहिए था, जो कि फॉलो किया है। फिर से देखिए, E N के घर गया, N O के घर गया और उसे T के घर गया, और पूरी जर्नी में हर जगह सैनिटाइजर भी है। अब R को N के घर जाना है और पूरी जर्नी में किसी एक जगह सैनिटाइजर चाहिए, तो R गया A के घर, A गया E के घर और E गया N के घर। पूरी जर्नी में एक जगह ऐसी भी थी जहां सैनिटाइजर नहीं था, तो ये कंक्लूजन भी फॉलो कर गया, यानी कि बोथ कंक्लूजन 1st एंड 2nd विल फॉलो। फिफ्थ को देखते हैं, L को I के घर जाना है, L को I के घर जाना है और L तो I के घर चला जाएगा, तो ये कंक्लूजन फॉलो कर गया। अब I को E के घर जाना है,
आई को ई के घर जाना है, आई गया सी के घर और सी गया ई के घर, और पूरी जर्नी में हर जगह सैनिटाइजर चाहिए था। तो आई जब सी के घर गया सैनिटाइजर था, सी जब ई के घर गया वहां पर भी सैनिटाइजर था। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलो करेंगे। अब इसको देखते हैं, यहां पर देखिए ईदर और का केस लग सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो लेटर्स हैं उनको सेम जगह लेके आते हैं, और जब लेटर को हम सेम जगह लाएंगे तो सिंबल भी अपोजिट हो जाएगा। अब ये सिंबल कुछ ऐसे हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्यू को ए के घर जाना है लेकिन इक्वल्स टू के साइन के साथ ही जाना है। क्यू लेकिन अपने घर से ही नहीं निकल पाएगा, तो ये तो गलत हो गया। अब ए को क्यू के घर जाना है, तो ए गया ई के घर, ई गया यू के घर और यू गया क्यू के घर। फिर से देखिए, ए गया ई के घर, ई गया यू के घर और यू गया क्यू के घर। अब पूरी जर्नी में कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर सैनिटाइजर ना हो। यहां पर भी सैनिटाइजर है, यहां पर भी सैनिटाइजर है और यहां पर भी सैनिटाइजर है, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो फिर ये केस किसका बन गया, ईदर और केस, यानी कि या तो कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा और नहीं तो कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। 7th को देखते हैं, एन को आर के घर जाना है, एन को आर के घर जाना है। आर के घर कौन कौन जा सकता है, ए जा सकता है, केवल ए ही जा सकता है और कोई जा नहीं सकता। तो एन को आर के घर जाना है, तो एन गया टी के घर, टी के घर गया लेकिन टी के घर से ये कहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब यहां पर क्या है, ई को टी के घर जाना है और पूरी जर्नी में हर जगह सैनिटाइजर चाहिए। टी लेकिन अपने घर से ही नहीं निकल पाएगा, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो ये क्या हो गया, नीदर नॉर केस, यानी कि ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा ना ही कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। 8th को देखते हैं, एल को एम के घर जाना है। ये देखिए, एल को एम के घर जाना है, एम के घर यू जा सकता है, ओ जा सकता है, आर भी जा सकता है। तो एल को पहले आर के घर जाना होगा, एल यहां से आर के घर गया और यहां से फिर वो एम के घर चला गया। पूरी जर्नी में कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर सैनिटाइजर ना हो। जो एल जब अपने घर से निकला वहीं पर इसके पास सैनिटाइजर नहीं था, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर गया। इसके अलावा जब ओ से आगे गया तो वहां पर भी सैनिटाइजर नहीं था, यानी कि 2 जगह ऐसी थी जहां पर सैनिटाइजर नहीं है, तो ये कंक्लूजन अपने आप फॉलो कर जाएगा। आपको सिंपली इस कंडीशन में ये याद रखना होता है कि पूरी जर्नी में कम से कम कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर सैनिटाइजर ना हो। अब 2nd कंक्लूजन को देखते हैं, सी को ओ के घर जाना है, सी को ओ के घर जाना है और पूरी जर्नी में हर जगह सैनिटाइजर चाहिए। सी आई के घर गया, आई आर के घर गया, सैनिटाइजर है, आर यू के घर गया, सैनिटाइजर है, और यू जब ओ के घर गया वहां पर भी सैनिटाइजर है, तो ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो कर गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1st एंड 2nd विल फॉलो। चलिए आंसर देख लेते हैं, ईदर 2nd 1st बोथ, ईदर ओनली 2nd ओनली 1st बोथ, बोथ ईदर नीदर बोथ, बोथ ईदर नीदर बोथ। चलिए अब ऑर्डर की तो हमने बात कर ली, ऑर्डर का तो मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार बात कर लेते हैं रैंकिंग की, कि किसी भी चीज की हम रैंकिंग किस प्रकार पता करते हैं। इसका सिंपल सा है, अगर आपको किसी की पोजीशन लेफ्ट से जाननी है या टॉप से जाननी है या बॉटम से जाननी है, कहीं से भी जाननी है, देखिए टॉप ऊपर होगा और बॉटम नीचे होगा। अगर लेफ्ट से जाननी है तो आप सिंपली क्या कीजिए, जितने टोटल हैं उस लाइन में और जो जिस पर्सन की हमें पोजीशन जाननी है उसकी राइट साइड से पोजीशन क्या है, टोटल में से राइट साइड की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए और 1 को ऐड कर दीजिए, यानी कि 1 को ऐड कर दीजिए। सेम विद अगर हमें टॉप से जाननी है तो पूरी टोटल क्या है, टोटल नंबर क्या है, कितने लोग हैं उस लाइन में, और उसकी जिस इंसान की हमें पोजीशन टॉप से पता करनी है उसकी बॉटम से पोजीशन क्या है, टोटल में से बॉटम वाली पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए और प्लस 1 कर दीजिए। सेम गोज विद राइट एंड बॉटम। अगर राइट साइड से आपको पता करनी है तो टोटल में से लेफ्ट को माइनस कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए। अगर बॉटम से आपकी किसी को पोजीशन पता करनी है तो टोटल में से उसकी टॉप की पोजीशन को माइनस कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस चीजों को समझिए, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी और समझ में आ गई फिर तो आप इजीली बना पाएंगे। अब देखिए, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, यानी कि 45 लोगों की टोटल क्लास है। द रैंक ऑफ आयुष इज 15 फ्रॉम टॉप। आयुष की रैंक टॉप से 15th है, यानी कि यहां पर आयुष होंगे 15th रैंक के। अब अगर आयुष की रैंक 15 है तो उससे पहले भी तो कुछ लोग होंगे, उससे पहले कितने लोग होंगे, 14, टॉप की बात कर रहा हूं।
अब क्योंकि टोटल क्लास है 45 की और आयुष की पोजीशन है अगर 15, तो अगर हमने 45 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो नीचे आएगा कितना 30। तो आयुष से नीचे कितने लोग होंगे, नीचे भी तो 30 लोग होंगे, बॉटम में कितने लोग होंगे 30 लोग होंगे। अब पूछा क्या है इन्होंने, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम द बॉटम। तो आयुष की रैंक आपको बतानी है बॉटम से। अगर आयुष के नीचे 30 लोग हैं तो आयुष की रैंक बॉटम से कितनी हो जाएगी 31st। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे इस तरीके से कर लीजिए चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए। टोटल कितने हैं 45, उसमें से हमें बॉटम से पता करनी है तो टॉप की हमें पोजीशन पता होनी चाहिए जो कि यहां पर दी हुई है। तो इसमें से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 1 को ऐड कर दीजिए। 45 में से जब 15 जाएंगे तो 30 आएगा, 30 + 1 इट मींस 31। आप चाहे इस तरीके से पता कीजिए चाहे इस तरीके से, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीकों को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं 31st। चलिए अब हमने टॉप बॉटम की बात कर ली, तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन देखते हैं और टॉप और बॉटम का ही क्वेश्चन है। देखिए, या फिर एक काम कीजिए आप इसको होमवर्क कीजिए या फिर मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप गूगल करके होमवर्क कीजिए। देखिए, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स संदीप इज 25th फ्रॉम टॉप। संदीप एक कोई क्लास है स्टूडेंट की, हमें टोटल नहीं पता। टॉप से संदीप कौन है 25th है, यानी कि संदीप टॉप से 25th है, यानी कि 24 लोग उनसे पहले होंगे टॉप में। ठीक है, यहां पर संदीप है एंड 30 सेकेंड्स 32th फ्रॉम बॉटम इन द क्लास, यानी कि बॉटम से वो 32 में है। यानी कि बॉटम की अगर हम बात करें तो 31 लोग उनसे पहले होंगे तभी तो वो 32 में होंगे, 30 सेकेंड्स में होंगे। आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए संदीप से ऊपर कितने हैं 24 हैं, संदीप से नीचे कितने हैं 31 हैं। आप इन दोनों की बात करें तो संदीप की पोजीशन तो अभी तक ऐड नहीं हुई है, तो इसमें केवल आप 1 को ऐड कर दीजिए। देखिए तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 5 6 और 3 2 5 यानी कि 56। तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए, टोटल स्टूडेंट हुए 56 इन दैट क्लास। चलिए 56। अगला क्या है, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स महेश इज 14 फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट साइड ये होती है और राइट साइड ये होती है। लेफ्ट साइड से जो महेश हैं वो 14th हैं, यानी कि इस साइड से महेश 14 में है, 14th है, यहां पर महेश है। अगर 14 में है महेश तो उनसे पहले भी तो कितने लोग होंगे 13 लोग होंगे, और उनके बाद कितने होंगे। अगर 30 लोगों की क्लास है तो 30 में से अगर हम 14 घटा देंगे तो आएगा 16, यानी कि उनसे राइट साइड में कितने होंगे 16 लोग होंगे और उनसे लेफ्ट साइड में कितने होंगे 13। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एंड रमेश इज 20th फ्रॉम राइट एंड। रमेश जो है वो राइट साइड से 20 में है। अगर राइट साइड से 20 में है तो कुछ इस जगह रमेश आएंगे, क्योंकि रमेश से पहले फिर 19 लोग होंगे, यानी कि रमेश से राइट साइड में 19 लोग होंगे, तभी तो राइट साइड से रमेश 20 में होंगे। अगर रमेश 20 में है और टोटल क्लास कितने की है 30 स्टूडेंट की है, तो रमेश से लेफ्ट में भी तो कुछ लोग होंगे। रमेश से लेफ्ट में कितने हो जाएंगे 10 लोग। चलिए पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन रमेश एंड महेश। तो रमेश और महेश के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। अब आप किसी भी साइड को ले लीजिए, अगर आप लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो लेफ्ट से महेश की पोजीशन है 14th और लेफ्ट से रमेश की पोजीशन क्या है 11th। तो अगर 11th और 14th के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, केवल 2 ही तो स्टूडेंट होंगे जिनकी पोजीशन 12th एंड 13th होगी। तो कितने स्टूडेंट हुए उन दोनों के बीच में 2, केवल 2। अगर हम राइट साइड से देखें तो हम राइट साइड से भी निकाल सकते हैं। राइट साइड से महेश की पोजीशन क्या है 17th, क्योंकि रमेश से पहले कितने हैं 16 लोग हैं। तो अगर राइट साइड से रमेश की पोजीशन है 17th और राइट साइड से महेश की पोजीशन है 17th और राइट साइड से रमेश की पोजीशन क्या है 20th। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन होंगे 18th पोजीशन वाले फ्रॉम राइट एंड 19th पोजीशन वाले फ्रॉम राइट। तो चाहे आप किसी भी साइड से ले लीजिए, लेफ्ट से ले लीजिए या राइट से ले लीजिए, आंसर विल बी सेम। चलिए देखते हैं, तो ये आंसर दिया हुआ है, आगे देखते हैं। अब एक कर लेते हैं कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था। कोडेड इनइक्वालिटी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैजिक बॉक्स बनाइए, सबसे बेस्ट अप्रोच है, आप मैजिक बॉक्स बनाइए
जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनको मैं बता देता हूं, यहां पर होता है ग्रेटर देन, यहां पर होता है ग्रेटर देन इक्वल, यहां होता है लेस देन, यहां पर होता है लेस देन इक्वल, और बीच में होता है इक्वल टू। ठीक है, अगर सिंपल स्टेटमेंट दिया तो आप जो साइन जैसे दिए हुए उस हिसाब से आप उनके कोड वहीं पर लिख लीजिए। अगर नॉट का यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट दिए तो आप, अगर ग्रेटर देन की नेगेटिव स्टेटमेंट दिया तो जस्ट डायगोनली अपोजिट जाइए और सिंबल को यहां बना दीजिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल की नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आप डायगोनली अपोजिट आइए और यहां पर बनाइए। देखिए, देखते हैं, ए स्टार बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन की नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि लिखा हुआ क्या है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो ग्रेटर देन यहां होता है तो हम डायगोनली अपोजिट जाएंगे और यहां पर ये सिंबल लगा देंगे, यानी कि स्टार यहां पर आ गया। आगे क्या बोला है, a एट द रेट बी मीन्स a इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू b, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू की नेगेटिव स्टेटमेंट है तो डायगोनली अपोजिट आएंगे तो इस जगह आ जाएंगे, यानी कि एट द रेट कहां पर आ जाएगा, सॉरी एट द रेट आ जाएगा इस जगह। ये क्या हुआ, आगे देखते हैं, a कॉपीराइट b मींस a इज नॉट स्मॉलर देन b। स्मॉलर देन की नेगेटिव स्टेटमेंट है, अगेन डायगोनली अपोजिट जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह क्या आ जाएगा, कॉपीराइट। आगे देखते हैं, a परसेंट इज b मींस a इज नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर देन b। a ना तो छोटा है ना बड़ा है, इट मींस a इज इक्वल्स टू b, तो बीच में आ जाएगा ये परसेंटेज। a ओम b मींस a इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल a is neither smaller than nor equals to b, यानी कि स्मॉलर देन और इक्वल्स टू नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है इसकी, तो फिर से डायगोनली अपोजिट यानी कि यहां पर आ जाएगा ओ। ठीक है, अब करना कैसे होता है, आप सिंपली कंक्लूजन को देखिए। अगर आप राइट साइड में जा रहे हो तो एज इट इज सिंबल आ जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो सिंबल जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। और एक चीज और, आपकी जो कंपैरिजन होती है वो केवल अपर हाफ या लोअर हाफ में होती है। ग्रेटर देन को हमने नाम दिया है 1, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है सॉरी, ग्रेटर देन को हम 1 मान लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू को 2 मान लेंगे, इक्वल्स टू को हम 3 मान लेंगे, लेस देन को 1 डैश, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू को 2 डैश और इक्वल्स टू को 3 डैश। देखिए, अब इसमें जो सबसे छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। अगर हम कंपैरिजन करेंगे 1 और 2 में आंसर 1 होगा, अगर हम कंपैरिजन करेंगे 1 और 3 में आंसर 1 होगा फिर से, अगर हम कंपैरिजन करेंगे 2 एंड 3 में आंसर फिर से क्या हो जाएगा 2। अगर 1 डैश 3 डैश में करेंगे 1 डैश आपका आंसर आएगा, 1 डैश 2 डैश में करेंगे 1 डैश आपका आंसर आएगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश तीनों में करेंगे फिर भी आपका आंसर 1 ही आएगा, 2 डैश 3 डैश में करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2। इन दोनों के अलावा यानी कि या तो अपर हाफ या लोअर हाफ के अलावा आप बोलेंगे कि डायगोनली अपोजिट हम कर लें या इसका कंपैरिजन कर लें, नहीं होगा, इसका कंपैरिजन कर लें, नहीं होगा, ऐसे कंपैरिजन कर लें उसका भी कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन कहां होता है, सिर्फ डायगोनली सॉरी अपर हाफ में होगा या लोअर हाफ में होगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, जे को के घर जाना है, जे एम के घर जाएगा, लेफ्ट साइड में जा रहा है यानी कि सिंबल अपोजिट होगा, एम के घर जाएगा, अगेन लेफ्ट साइड में जा रहा है, अगेन सिंबल चेंज होगा। अब स्टार यहां पर और ओम आ रहा है, स्टार और ओम डायगोनली अपोजिट हैं तो आप सीधे बिना सिंबल चेंज किए आप इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब सेकंड क्या है, एम को आर के घर जाना है, एम के घर गया और के गया सी के घर, दोनों लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो दोनों के सिंबल भी चेंज होंगे, यानी कि ओम और कॉपीराइट का सिंबल जब चेंज होगा तो ओम का सिंबल हो जाएगा @ और कॉपीराइट का सिंबल हो जाएगा स्टार। अब @ और स्टार में छोटा क्या है, @ क्योंकि @ 1 डैश है और स्टार 2 डैश है, तो आंसर क्या आएगा आपका @ क्या आंसर @ है, बिल्कुल है। एम परसेंटेज स्टार सॉरी एम परसेंटेज आर। अब देखिए यहां पर आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आपका अपने आप गलत हो जाएगा क्योंकि एम और आर का जो सेकंड कंक्लूजन है वो फॉलो कर चुका है। तो एम ये सिंबल कैसे आ सकता है, यहां पर सिंबल तो एक ही आएगा, वो आएगा @ या फिर ये हो सकता है कि राइट साइड में जाए और एम राइट साइड में जाएगा ही नहीं अगर उसको आर के घर जाना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए सेकंड को देखते हैं, एन को के घर जाना है, एन आर के घर जाएगा और आर के घर जाएगा, परसेंटेज है ओम,
क्योंकि परसेंटेज और ओम दोनों लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो इनके सिंबल भी चेंज होंगे। परसेंटेज की जगह परसेंटेज ही रहेगा क्योंकि इक्वल्स टू, यानी कि 3 और 3 डैश में क्या होगा तो परसेंटेज ही रहेगा क्योंकि दोनों का मतलब इक्वल्स टू है। ओम का जब अपोजिट आएंगे यानी कि यहां पर आएगा एट द रेट, और आंसर भी एट द रेट ही आना चाहिए क्योंकि परसेंटेज और एट द रेट में यानी कि 1 डैश और 3 डैश में 1 डैश छोटा है, तो यहां पर एट द रेट आ रहा है तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आर को डब्ल्यू के घर जाना है, आर के घर गया, के गया डब्ल्यू के घर। अगेन दोनों लेफ्ट साइड जा रहे हैं यानी कि ओम और कॉपीराइट देख लेते हैं। ओम और कॉपीराइट यहां पर हैं, दोनों के जब सिंबल चेंज होंगे तो आएगा स्टार एंड एट द रेट, और स्टार और एट द रेट में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो एट द रेट छोटा है तो आंसर क्या होगा एट द रेट, तो यहां पर एट द रेट है यानी कि ये कंक्लूजन भी फॉलो कर गया। डब्ल्यू को एन के घर जाना है, डब्ल्यू के घर गया, के आर के घर गया और आर गया एन के घर। अब सिंबल क्या है कॉपीराइट, ओम और परसेंटेज। कॉपीराइट, ओम और परसेंटेज यानी कि अपर हाफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा क्या है ओम, तो आंसर क्या होगा ओम, और ओम यहां पर दिया हुआ है यानी कि यहां पर सारे के सारे कंक्लूजन फॉलो करेंगे। थर्ड को देख लेते हैं। एफ को डी के घर जाना है, एफ को डी के घर जाना है तो एफ के घर गया और के से डी के घर गया। दोनों लेफ्ट साइड जा रहे हैं यानी कि दोनों के जो सिंबल है वो अपोजिट हो जाएंगे। परसेंटेज का सिंबल परसेंटेज ही रहेगा और एट द रेट का सिंबल अपोजिट होके ओम हो जाएगा। क्या आंसर ओम है? बिल्कुल है, तो पहला कंक्लूजन फॉलो कर गया। अब बी को के घर जाना है, बी एफ के घर जाएगा लेफ्ट साइड में और एफ के घर जाएगा। कॉपीराइट और परसेंटेज के सिंबल लेफ्ट साइड में जाने की वजह से चेंज हो जाएंगे यानी कि कॉपीराइट एंड परसेंटेज, यानी कि आंसर आपका आना चाहिए स्टार। क्या स्टार है? नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब देखते हैं बी और के, यहां पर देखने की जरूरत नहीं है यहां पर क्योंकि दोनों सिंबल सेम है और बीच में दिया हुआ है परसेंट, दोनों लेटर सेम है और बीच में सिंबल जो दिया है वो अलग है, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए स्टार। अब एक चीज आप याद रखिए क्योंकि मैंने ईदर का केस आपको बता दिया है, और अगर हम बी और के की बात करें तो यहां पर भी वही फॉलो कर रहा है। दोनों लेटर्स सेम है और दोनों सिंबल अलग हैं, सॉरी परसेंटेज है यहाँ पर, दोनों सिंबल अलग हैं और दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा ईदर और केस। तो आपका आंसर किस तरीके से बनेगा यहाँ पे, ईदर कंक्लूजन सेकंड और थर्ड विल फॉलो, सॉरी ईदर कंक्लूजन सेकंड और थर्ड एंड कंक्लूजन फर्स्ट विल फॉलो। चलिए चेक कर लेते हैं। ओनली सेकंड, ऑल, ईदर सेकंड और थर्ड एंड कंक्लूजन वन विल फॉलो। ओनली सेकंड, सॉरी ऑल, सेकंड एंड थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। ए इज मदर ऑफ बी, जो ए है वो किसकी मां है? बी की। बी इज सिस्टर ऑफ सी, जो बी है वो सिस्टर है किसकी? सी की। डी इज सन ऑफ सी, यानी कि डी के, सॉरी सी के सन है कौन? डी। ई इज मदर ऑफ डी, जो ई है वो मदर है डी की। ई अगर मदर है तो सी उनके फादर हो जाएंगे। एफ इज मदर ऑफ ई, यहां तो हो गया। जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, ए की ग्रैंड डॉटर है जी, यानी कि जी बी की बेटी भी हो सकते हैं या फिर सी की बेटी भी हो सकती हैं। एच हैज ओनली टू चिल्ड्रन बी एंड सी, एच के केवल दो ही बेटे हैं, दो ही बच्चे हैं बी और सी, यानी कि ए के पति हुए एच, तभी तो बी और सी उनके बच्चे होंगे। क्वेश्चन क्या पूछे हैं? हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ कैसे रिलेट कर रहे हैं एच से? तो एफ जो है यानी कि एच के बेटे की पत्नी कौन है? ये ई है या एफ है? सॉरी, ई इज ब्रदर ऑफ डी। ओ एक मिनट, डी इज सन ऑफ सी, ई इज ब्रदर ऑफ डी। सॉरी, यहां पर मैं एक लाइन छूट गई मेरे से, डी के सन कौन, डी के ब्रदर कौन है? ई। सॉरी, एक लाइन मेरे से स्किप हो गई थी। ई इज ब्रदर ऑफ डी, ई जो है ब्रदर है डी के, एंड एफ इज मदर ऑफ ई, एंड एफ इज मदर ऑफ ई, यानी कि ये ई नहीं है ये एफ है। चलिए मैं दोबारा एक बार आपको समझा देता हूं, वेट फॉर मिनट। देखिए, ए इज मदर ऑफ बी, जो ए है वो मदर है किसकी? बी की। बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी सिस्टर है किसकी? सी की। डी इज सन ऑफ सी, सी के सन कौन है? डी, यानी कि डी बेटे हुए। ई इज ब्रदर ऑफ डी,
जो ई है वो ब्रदर है किसके, डी के। एफ इज मदर ऑफ ई, जो एफ है वो मदर है किसकी, ई की। अगर एफ मदर है तो सी फादर होंगे, यानी कि इन दोनों की शादी होगी, यानी कि ये दोनों पति पत्नी होंगे। जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए की ग्रैंड डॉटर अगर जी है, यानी कि जी बी की भी बेटी हो सकती हैं और सी की भी बेटी हो सकती हैं। एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी और सी। बी और सी केवल 2 ही बच्चे हैं किसके, एच के। इट मीन्स ए की शादी एच से हुई होगी और ए क्योंकि लड़की है तो एच कौन होंगे, उनके पति। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। एफ की रिलेशन बतानी है हमें एच के साथ। अब एच के बेटे की पत्नी यानी कि बहू हुई, यानी कि डॉटर इन लॉ हुई। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। सी की रिलेशन हमें बतानी है ई के साथ, तो ये तो सिंपली सी उनके फादर होंगे ई के, यानी कि पिता होंगे। हु इज मदर ऑफ जी। अब जी की मां कौन है, जी की मां या तो बी हो सकती है या एफ हो सकती है, तो और क्योंकि जी के बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं है तो यहां पर क्या आ जाएगा, या तो ईदर बी और एफ विल बी द मदर ऑफ जी। चलिए चेक करते हैं, डॉटर इन लॉ फादर ईदर बी और एफ। डॉटर इन लॉ फादर एंड मदर, चलिए बी एंड एफ। चलिए अब एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। डायरेक्शन सेंस की अगर हम बात करें तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस डायरेक्शन में ईस्ट होता है और इस डायरेक्शन में क्या होता है, वेस्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एस इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ एन। जो एस है वो एन से 11 मीटर कहां पर है, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि एस यहां पे आ जाएगा। एस इज 8 मीटर नॉर्थ टू पी। जो एस है वो नॉर्थ में, यानी कि एस ऊपर होगा किससे, पी से, कितना, 8 मीटर। आगे देखते हैं, पी इज 4 मीटर बेस्ट ऑफ ओ। पी से बेस्ट डायरेक्शन में, पी इज 4 मीटर बेस्ट ऑफ ओ। पी जो है वो बेस्ट डायरेक्शन में किससे, ओ से, कितना, 4 मीटर बेस्ट डायरेक्शन में है ओ से। पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट, सॉरी, पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट, पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड आर। पी और आर का मिड पॉइंट है, यानी कि पी और ओ के जो बीच की दूरी है वही ओ और आर के बीच की दूरी होगी, यानी कि यहां पर भी 4 ही मीटर होगा। सच दैट पी ओ आर फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मिड पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन अपने आप बनाएंगे। क्यू इज 13 मीटर साउथ ऑफ आर। क्यू जो है वो आर से साउथ में है, यानी कि नीचे है, कितना, 13 मीटर। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं, इंक चेंज करके बताता हूं मैं आपको इसका। देखिए, इफ एल इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ आर, इफ एल इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ आर, आर से ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा एल, और कितना है, 7 मीटर। एंड जे इज 5 मीटर साउथ ऑफ एल, एल से साउथ में, यानी कि एल से नीचे की डायरेक्शन में होगा क्या, जे, 5 मीटर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एस। एल और एस के बीच की हमें दूरी बतानी है। देखिए यहां पर क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछी है तो हमें सिंपली ऐड करके बताना है कि कितनी दूरी है। देखिए एस और पी के बीच की दूरी है 8 मीटर, पी ओ के बीच की और ओ आर के बीच की दूरी है 8 मीटर, क्योंकि 4-4 मीटर है दोनों, और आर और एल के बीच की दूरी क्या है, 7 मीटर। तो हमें सिंपली इनको ऐड करना है, 8 8 16 और 7 यानी कि 23। तो आंसर क्या है, 23 मीटर है। अब यही अगर पूछ लेता वो आपसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए एस और एल के बीच की, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा तो आपको यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। उसमें क्या करेंगे आप, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, यानी कि एस एल का जो स्क्वायर है वो एस पी यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि 8 के स्क्वायर, और जो बेस है यानी कि पी और एल, यानी कि पी और एल के बीच की दूरी क्या है, 4 + 4 + 7, यानी कि 7 और 4 11 और 5 15, 15 का स्क्वायर। तो एस एल क्या आ जाएगा, √8 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि आ गया 982। 289 किसका स्क्वायर होता है, 289
आपको आई होप याद होगा क्योंकि आप मैथ्स तो फॉलो कर ही रहे होंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। तो S और L के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 17 मीटर। अगर हम केवल डिस्टेंस पूछें तो वो केवल डिस्टेंस कितनी है? 23 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। इन विच डायरेक्शन एन विद रेस्पेक्ट टू क्यू, एन की डायरेक्शन हमें बतानी है विद रेस्पेक्ट टू क्यू। ऊपर की साइड है और वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। थर्ड क्या है? इफ रितिका वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट पी से 2 मीटर नॉर्थ, यानी कि यहां पर रितिका चली, एंड टेक्स राइट टर्न, यहां से उन्होंने राइट टर्न लिया, एंड वॉक्स 8 मीटर, और यहां से अगर 8 मीटर चलेंगी यानी कि वो पॉइंट आर के स्ट्रेट लाइन में होंगी, पॉइंट मतलब जो आर क्यू की डायरेक्शन है, जो स्ट्रेट लाइन है उसी डायरेक्शन में आगे होंगी, और ये तीनों स्ट्रेट लाइन बना रही होंगी। आगे देखते हैं। हाउ फॉर विल सी फ्रॉम क्यू, पॉइंट क्यू से वो कितनी दूर है? देखिए यहां से वो कितना चली थी? 2 मीटर चली थी, यानी कि रितिका की जो फाइनल पोजीशन है और पॉइंट आर से उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2 मीटर होगी। तो पॉइंट क्यू से वो कितना दूर रहेंगी? 13 मीटर एंड 2 मीटर दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 15 मीटर वो दूर होंगे। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। 23 मीटर नॉर्थ वेस्ट एंड 15 मीटर। मीटर नॉर्थ वेस्ट एंड 15 मीटर। चलिए सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस फ्रॉम टुडे आपकी 500 पजल की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम पजल को बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। और ये जो 500 पजल सीरीज है, ये जो हमारा जो SBI क्लर्क का एग्जाम है और SSC के एग्जाम है, उनसे पहले ये कंप्लीट हो जाएगी। और पजल को क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊं, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में विद इन टाइम, मतलब अगर 3 पजल आते हैं तो 9 मिनट के अंदर बना लें, अगर 4 पजल आते हैं तो 12 मिनट के अंदर बना लें। इससे ज्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइज आज रात से आपको ये इसकी पर डे वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।